नमस्कार, आपका स्वागत है मेरठ से एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है सवाल इंडिया का। 4 बज गए हैं और जैसे कि हम अक्सर बहस करते हैं इस कार्यक्रम में जो बड़े मुद्दे होते हैं दिन के उनके बारे में, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों में ही राजनीतिक हलचल थी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री थे, पश्चिम में बाद में आऊंगा क्योंकि यहां तो मैं हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री थे जिसमें प्रधानमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की। उन्होंने इनॉग्रेशन किया, अनावरण किया। उसमें अपने भाषण में ऐसा कैसे हो सकता है कि राजनीति ना हो, क्योंकि अब चुनावी मौसम है और यहां पर चाहे कोई भी कारण हो उसमें बात राजनीतिक ही हो जाती है, क्योंकि प्रदेश भी यूपी है। तो प्रधानमंत्री ने ये बोला कि ये लाल टोपी वाले जो हैं, लाल टोपी मतलब सपा, लाल टोपी वाले जो हैं उनसे आप सावधान रहिए क्योंकि इनको सिर्फ लाल बत्ती चाहिए। तो लाल टोपी को चाहिए लाल बत्ती और इनसे आप हो जाइए रेड अलर्ट, यानी कि लाल अलर्ट। यह प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में बोला। अच्छा, उसका जवाब जो है वो जवाबी फायरिंग यहां से हो गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में, इसी मंच से, जो मंच मेरे पीछे है, यहीं पर अखिलेश यादव ने आज जयंत चौधरी के साथ अपना गठबंधन उसकी घोषणा कर दी। एनडीटीवी से इंटरव्यू में दोनों जन एक साथ बोले कि ये बदलाव का गठबंधन है और बदलाव होगा, और एक एक करके सारी चीजें जो बोली गई हैं उनका जवाब देना शुरू कर दिया। बोला ये गया कि जो पलायन की बात कर रहे हैं वो खुद पलायन करके आए हैं, संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए था। इसके अलावा नारे जो हैं एक दूसरे के उस पर कटाक्ष, तो वो सारी चीजें चलती रहीं। बहुत सारी बातें बोली हैं। आपको वो इंटरव्यू बस अब से कुछ ही क्षणों में हम सुनाएंगे जिसमें अखिलेश ने और जयंत चौधरी ने क्या बोला है। लेकिन जो सीधा सीधा सवाल है सवाल इंडिया का, वो है ये, क्या अखिलेश के ये गठबंधन ला सकते हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव, या फिर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, डबल इंजन जिसे कहा जाता है, वो इतनी कारगर सिद्ध होगी कि 5 साल बाद भी जनता में अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब होगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं एक खास बातचीत जो कि मंच से अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी ने मेरे साथ की। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 लोग आ चुके हैं जिन्होंने, एक दोस्ती पुरानी है लेकिन एक नया रिश्ता है, यानी कि एक नया गठबंधन। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, आप दोनों का एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, इस बार उम्मीद क्यों जग रही है आपकी? प्रदेश के किसान, नौजवान और जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उत्तर प्रदेश में, आज हर पैरामीटर में उत्तर प्रदेश पीछे जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, और जिस तरीके से ठोको राज ने किसान से लेकर के नौजवानों को अपमानित किया है, उत्तर प्रदेश में हर आदमी आज असुरक्षित महसूस कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से ध्वस्त सरकार दिखाई दे रही है, जहां पर सांसद कूटे गए हों, विधायक गांव घर में न घुस पाए हों, इनके मंत्री तक भी अपमानित हुए हैं। तो जनता की जो नाराजगी है, किसान जिस तरीके से संकट में गया है, नौजवान की नौकरी छीनी गई, आज तक कोई भी नौकरी निकली होगी तो सबसे पहले उसका पेपर लीक हुआ होगा, पेपर लीक से बच गया होगा तो परीक्षा कैंसिल हो गई होगी, और अभी भी सरकार जिन भर्तियों को निकाली थी आज भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। यही नाराजगी की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जयंत जी, आपको क्यों लगता है कि इस बार बदलाव होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि एक गठबंधन इससे पहले भी आप कर चुके हैं, ये अभी फिर कर रहे हैं, और किसान पर जो वो था कानून वो भी वापस हो गया है। तब आपको क्यों उम्मीद है कि राजनीतिक रूप से यहाँ पर लाभ पहुंच सकता है इस गठबंधन से? किसानों के साथ जो व्यवहार सरकार ने किया है लगातार 1 साल से, लखीमपुर में जिस तरह किसानों को कुचला गया, उसके दोषी लोग अभी भी सरकार में शामिल हैं और कानून वापस ले लिए हों, लेकिन आंदोलनकारी ये जानते हैं कि ये उनकी जीत है, ये लड़ाई उन्होंने लड़ी। वही लोग जब ये कानून आए थे वो कहते थे कानून किसानों के हित के हैं, अब मोदी जी ने वापस ले लिए तो कहते हैं इससे किसानों को फायदा होगा, बहुत अच्छा निर्णय। चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप दोनों कि सीट शेयरिंग के बारे में तो अभी तो कोई बात हुई नहीं है,
ये नहीं पता है कि आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे, क्या पता? आप कितनी क्या पता हमारा आपस में तय हो। अच्छा तय है 403 पे लड़ेंगे, 403 पे। देखिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हम दोनों की बातचीत हो चुकी है, दोनों दलों में बहुत सी सहमति है कि जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई ऐसी बात बड़ी नहीं है। आपको लगता है 14, 17 और 19 में, खास तौर से 17 और 19 में आपने बड़े दलों से गठबंधन किया था, तो इस बार जो आप हर जगह जा करके समीकरण देते हुए छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, ये कारगर सिद्ध हो सकता है? देखिए पहले जो गठबंधन हुए उसमें इस तरह के बदलाव का उत्साह नहीं था और किसान इतना नाराज सरकार से नहीं था, किसान को उम्मीद बाकी थी। लेकिन जिस तरीके से 3 कानून आए, धरना दिया किसानों ने, हर बार उन्हें अपमानित होना पड़ा। अगर वो ट्रॉली लेकर के निकलना चाहते थे तो वो अपमानित हुए, पुलिस ने झूठे मुकदमे लगाए। 700 के लगभग किसानों की जान जा चुकी है, शहीद हो चुके हैं। ये बड़े सवाल हैं जो पहले नहीं थे। नौजवानों को भी उम्मीद थी कि शायद डबल इंजन की सरकार उनके भविष्य के बारे में सोचेगी, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश का 4.5 साल के कार्यकाल में जहां रोजगार के अवसर बढ़ने थे, वहीं बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ी है और परीक्षाएं कभी लीक पेपर की वजह से कैंसिल हो गई या परीक्षाएं किसी वजह से कैंसिल कर दी गई, जो अभी भी नौजवान के भविष्य। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ आप दोनों से, अब जैसे कि आप देख रहे हैं नई बयानबाजी आ रही है बीजेपी से, वो कभी मथुरा के मंदिर की बात कर रहे हैं, कभी पलायन की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र आज आपने अपनी स्पीच में भी किया। इस पर आप दोनों क्या कहेंगे? पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। ये कोई मुद्दा नहीं है, इन मुद्दों का जनता में कोई सारोकार नहीं है। जनता इनसे आज सवाल जवाब कर रही है। मथुरा का जिक्र जो है वो आपको क्यों लगता है किया गया? मथुरा के लोग बहुत टॉलरेंट हैं, लिबरल हैं। कृष्ण जी ग्लोबल आइकॉन रहे, सब धर्म के लोग कृष्ण जी को मानते हैं, उनके भक्त हैं। अब आप दोबारा मंदिर के नाम पे लोगों को भटकाने का काम करोगे तो जनता आपका इलाज करेगी। जनता देख रही है इसको। बिल्कुल, आप देखिए कोई मथुरा का आदमी नहीं निकल रहा, वो शांति चाहते हैं लोग। आपका क्या कहना? एक पलायन वाले मुद्दे पर एक बात तो जनता समझ गई है, जो आपस में पैदा करे खाई वो समझ लो भाजपाई। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है भाषा और खराब होगी और बड़े पैमाने पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जनता बहुत समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत पे राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी दोनों को लड़ा करके, गुस्सा पैदा करके राजनीति और वोट। आपको लगता है पलायन का जिक्र और मथुरा का जिक्र चुनाव में हित देखने के लिए है? देखिए पलायन का मुद्दा अगर होता तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं। भारत से न जाने कितने उद्योगपति भारत छोड़ करके कुछ कानूनी तरीके से चले गए, कुछ पैसा लेकर के चले गए। पलायन सवाल नहीं था। 4.5 साल तक सरकार क्या कर रही थी? पलायन की जो पहली सूची जारी की गई थी वो नकली थी, झूठी थी। इसलिए सवाल पलायन का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ से उद्योग कारखाने न पलायन कर जाएं। उद्योग कारखाने कैसे आए, नौजवानों का भविष्य कैसे नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, जिनको आप बार बार आज अपनी स्पीच में कह रहे थे कि बाबा जो है वो गोरखपुर में घंटी बजाएं, तो आपको लगता है इसका एक चुनावी फायदा बीजेपी उठा सकती है कि देखो बाबा की बेइज्जती कर रहे हैं, हिंदुओं की बेइज्जती कर रहे हैं? बाबा कोई हिंदू प्राइड के प्रतीक नहीं है, वे मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा था 70 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। आज पूरे देश में होर्डिंग लगा रहे, कह रहे 4.5 लाख नौकरी दी, तो खुद मान रहे हैं। तो इन मोर्चों पे जब सरकार फेल होती नजर आ रही है तो दूसरे मुद्दे उठाना चाहते हैं। आपके नारों पर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा था, एक नारा चलता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसके अंदर बैठा गुंडा। पूरे देश ने वो जीप देखी जिस जीप में गृह राज्य मंत्री के बेटे बैठे थे, उनके सहयोगी साथी बैठे थे। सरकार ये बताए कि आखिरकार वो जीप में बैठने वाले गुंडे अपराधी थे कि नहीं थे, जिन्होंने किसानों को कुचल करके मार दिया। ये ध्यान हटाने के लिए कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बताए सूची जारी क्यों नहीं कर रही है कि वो जो उत्तर प्रदेश में माफिया उनकी सूची जारी करे, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी अपनी सूची जारी करें कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने मुकदमे वापस लिए। प्रधानमंत्री और भी जितने उनके मंत्री हैं वो बनारस जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शो हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? देखिए शो तो इस बात का होता कि किसानों के गन्ने का भुगतान हो जाता, जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। आज कमाई आधी हो गई है और महंगाई दुगनी, तो किसान कैसे खुशहाल होगा? और न केवल किसान के सामने संकट है, लगातार बैंकों का
इंटरेस्ट कम हो रहा है, बैंकें डूब रही हैं, बैंकें बिक रही हैं। इनके ऊपर आरोप ये था कि ये जुमले वाली पार्टी है, लेकिन इधर लग रहा है कि बेच रहे हैं, बेचू सरकार है जो सरकारी संपत्ति बेच दे, लोगों को ये कहे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, वो एयरपोर्ट बेच रहे हो, बंदरगाह बेच रहे हो, BSNL बिक गया हो, आपकी सरकारी संपत्ति बिक रही हो, तो क्या उम्मीद करोगे उनसे? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगता है जनता को मना पाएंगे इस गठबंधन के माध्यम से? क्योंकि आपने नारा देखा होगा, वो जब भी शो करते हैं 12 मंत्री 18 मंत्री, बहुत बड़ा सा एक शो होता है। आपको लगता है जनता उससे प्रभावित हो जाएगी? एक बुलबुला है और जब फटता है तो पता नहीं लगता, देर नहीं लगती। जनता ने बनाया था, जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया, जनता आज हमारे साथ। जनता को हमें मनाने की जरूरत नहीं, हम निरंतर जनता के साथ सड़क पर रहे, हमने किसान पंचायतें करी, हर घटना पे सबसे पहले हम लोग वहां जाते थे, उनके दर्द को उनके आंसुओं को पहुंचने के लिए। मनाना तो उनको है और जनता मानने वाली नहीं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रधानमंत्री से मिले, उनकी एक मीटिंग हुई, उन्होंने मथुरा वाली बात कही, आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है वहां? ये डिप्टी सीएम बहुत गलत समय पे बुलाए गए हैं या मिलने गए हैं। इन्हें तब मिलने जाना चाहिए था जब इनकी नाम की तख्ती मुख्यमंत्री ने उखाड़ कर फेंक दी थी। इन्हें तब मिलने जाना चाहिए था जब ये स्टूल पर बैठाए गए थे। अब मिलने जाने से कोई लाभ तो है नहीं, अब तो समय खत्म हो गया, जनता ने सब देख लिया है। और इनकी बनाई हुई सड़क या इनकी सरकार की बनाई हुई सड़क में अभी तक तो परंपरा ये थी कि नारियल सड़क पे मारिए नारियल टूटे, लेकिन इन्होंने नई परंपरा पैदा की है कि उद्घाटन सड़क का तब माना जाएगा जब नारियल मारोगे सड़क पर, नारियल न टूटे, सड़क टूट जाए। तो ये नई परंपराएं। जाते जाते आखिरी सवाल, देखिए बीजेपी कहती है अब की 350 पार, अब की इतना पार उतना पार, आपकी क्या है, आपका कैलकुलेशन क्या है? देखिए, मैंने पहले दिन का और आज भी कह रहा हूं, मैं जो नाराजगी है, जो गुस्सा जनता के अंदर है, किसान नौजवानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, और जिस तरीके से कोविड की मिसमैनेजमेंट देखा, हो सकता है 400 सीटें भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाए। अगर खदेड़ा का नारा वहां दिया गया है तो पश्चिम में आते आते भारतीय जनता पार्टी का सूरज भी डूबने का काम होगा। क्या मैं, अगर आप लोग जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ओर देख रहा हूं, पहले आपसे जानना। मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना कोई इच्छा। हम चाहते सरकार बने और सरकार होगी नौजवानों की, किसानों की। देखिए, ये लोकतंत्र में नई एक्सरसाइजेज है, नई तरह की परंपरा बनी है, जहां पर कई डिप्टी सीएम बनाए गए। तेलंगाना में देखिए क्या हुआ है कि कितने डिप्टी सीएम हैं। तो ये हम लोगों पर छोड़ दो कि भविष्य में हम दोनों को क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि ये रणनीति काम आएगी या नहीं। आपने सुन लिया कि मन में क्या है। कुछ ही दिनों में ये घोषणा भी हो जाएगी कितनी सीट पे कितना, तमाम बातें हो रही हैं, उसका उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन ये चीज औपचारिक हो गई है कि अब दोनों साथ में मिलकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। कर्नल दयाशंकर दुबे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजीव राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और आशुतोष कॉलमनिस्ट और ऑथर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले कर्नल दुबे आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए हौसले बुलंद हैं और यहां पर आपने लाल टोपी और रेड अलर्ट और लाल बत्ती की बात की, उन्होंने बोला कि फिर उस गाड़ी की भी बात कर लो जिसने किसानों को कुचल दिया। आपको क्या लगता है कि कौन जनता को मना पा सकता है? इस वक्त संकेत जी, किसी को मनाने की बात नहीं है, बल्कि किसी को साथ रखने की और साथ ले चलने की बात है। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के इस राम राज्य की कल्पना करने वाली यात्रा में साथ चल चुकी है। जहां तक गाड़ी की और लाल बत्ती की बात है, ठीक ही तो कहा है प्रधानमंत्री जी ने। आप बताइए, प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने सबसे पहले किसी चीज को हटाया तो उन्होंने कहा कि लाल बत्ती अपने आप सब लोग हटा लें, और यही पार्टी है जिसने कि लाल बत्ती हटाया। नहीं तो इनके गुंडे तो खैर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि राजीव भाई जैसे लोग भी विद्वान लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी वहां हैं, लेकिन हाँ, जो हुटर और ये गुंडई करते हुए रोड पर घूमते हैं वो गुंडे ही तो कहे जाएंगे, और क्या कहे जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये बात कही है। रही बात, अभी मैं देख रहा था इंटरव्यू आपने बड़ा अच्छा लिया, और इंटरव्यू में 2-3 बातें निकल के आई हैं कि नौकरी नहीं है, दिया तो था नौकरी अखिलेश जी ने,
टीचर्स को नौकरी दिया था बिना किसी नॉर्म्स के, और उसके बाद पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे पहले पापा जी ने किया था, मैं वो सब शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उनके पिताजी की सरकार में चाचा ने नौकरी दी थी पुलिस वालों को 10,000 को, एक ही झटके में मायावती जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कम से कम ये एक पारदर्शी सरकार है, जितनी नौकरियां लग रही है उतने में कभी अभी तक कोई अंगुली नहीं उठ रही है। जो वंचित है उनके लिए प्रयास किया जा रहा है। पर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब इम्तिहान हो रहे हैं नौकरियों के लिए, परीक्षाएं हो रही हैं, तो पेपर लीक हो जा रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे हैं, ये सारी बातें भी आ रही हैं सामने। लेकिन यहाँ बात दूसरी हो रही है। मैं राजीव राय के पास आना चाहता हूँ कि ये सब के बावजूद ऐसा क्यों है राजीव राय कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड कर्नल दुबे आता हूँ वापस, एक सेकंड, आपने अपनी शुरुआती वक्तव्य आपने रख दिया, अब मैं राजीव राय जी के पास जाना चाहता हूँ। राजीव राय जी, आपको लगता है कि एक दोहरी रणनीति पर बीजेपी चल रही है कि जो भी चीज काम करे वो मैदान में रणनीति उतारी जाए, कि आप जेवर के एयरपोर्ट की बात भी कीजिए, अलीगढ़ और सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनाने की भी बात कीजिए, एम्स गोरखपुर बनाने की भी बात कीजिए, लेकिन मथुरा में मंदिर बनाने की भी बात कीजिए, पलायन का भी जिक्र कीजिए, तो सारी चीजों का जिक्र कर दीजिए, जो फॉर्मूला जहां फिट हो राजनीति रूप से वो चल पड़े। संकेत जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से मानवीय आधार पर एक अपील करूंगा कि आज जो पलायन की बात करते हैं, जब आप रैली करते हैं उत्तर प्रदेश में, सरकारी बसों को सरकारी पैसे देकर जो उठा लेते हैं अपने रैलियों के लिए, 2-2 हजार बसें चली जाती है, और लोगों को जिसको ले जाते हैं भाड़े पर उसको भी पैसे नहीं देते हैं। जिसको आप भाड़े पर ले जाए, पैसे दें या न दें, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अभिभावक हैं, आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये बंद कर दीजिए। अभी मैं मऊ में हूं और यहाँ से बनारस और लखनऊ के लिए जो बसें जाती हैं, लोग इलाज कराने जाते हैं, कल से तड़प रहे हैं, कोई बस यहाँ नहीं है। संकेत जी, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आप पता कर लीजिए अपने रिपोर्टर को फोन करके। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि संकेत जी कुछ भी कहे, जो इनकी भाषा है ना, एक चीज के लिए मोदी जी हमेशा याद कर रह जाएंगे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा इन्होंने इतना नीचे गिरे। जोगी से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, जोगी से क्या उम्मीद करना। जोगी जी उनके बगल में बैठे हैं, उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे। मैं नहीं बोल रहा हूं, एनडीटीवी नहीं बोल रहा है, आशुतोष नहीं बोल रहे, दयाशंकर दुबे तो बोलेंगे नहीं। एटीआर की रिपोर्ट बोलती है कि सबसे ज्यादा गुंडे, अपराधी, आपराधिक धाराओं वाले इस सरकार के मंत्री और विधायक हैं। लाल टोपी की बात करेंगे प्रधानमंत्री जी, काली टोपी वालों का आचरण काला, दिल काला, दिमाग काला, नियत काली और राजनीति काली। आज से नहीं, आजादी के टाइम से है, तब तक सबसे काली है। और आप अपने में सुधार लाइए, आप अपनी भाषा में सुधार लाइए। अब राम नाम जपने से कुछ नहीं होगा, कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आप बात कर रहे हैं नौकरी देने की, ठीक है, चलिए, बहुत सारे ये मैं एक चीज देख रहा हूँ बड़ी रोचक, जैसे आशुतोष जी चुनाव नजदीक आते हैं, उत्तर प्रदेश का हर आदमी कवि हृदय हो जाता है, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राजीव राय जी हो या कर्नल दुबे, सब कुछ एक नारा लेकर के आए थे। ये पुराना इतिहास भी रहा है उत्तर प्रदेश का। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मूल प्रश्न है इस बहस का, वो ये है कि क्या बदलाव आ सकता है? क्या ये जो रंग बिरंगी टोपी जो कि अब अखिलेश के पास है, एक अपनी खुद की लाल, एक आरएलडी की हरी, एक एसबीएसपी की पीली, इसके अलावा और भी उनके कई अलायंस और कई गठबंधन हैं, आपको लगता है ये बदलाव लाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं, या ये जो डबल इंजन जो बोला जाता है वो भारी पड़ेंगे? देखिए संकेत जी, सबसे पहले तो बात यह कि जो ये डबल इंजन की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड है, अगर उस पर नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश आज की तारीख में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट अगर देख लीजिए तो उसमें उत्तर प्रदेश कहां पे है। अभी बेंगलोर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें गवर्नेंस के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी था। बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश जो है वो पहले 10 राज्यों में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रचार है कि नंबर 1 राज्य है, उसकी हकीकत क्या है, असलियत क्या है, ये कुछ समय के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जहां तक बदलाव की बात है, हम लोग पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है, हम लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है, इसलिए कह दें कि बदलाव होगा या बदलाव नहीं होगा, ये हमारा डोमेन नहीं। लेकिन 2-3 चीजें स्पष्ट है। पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त जरूर चिंता की लकीरें हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण इसी बात को लेकर यह है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे नेताओं को बूथ मैनेजमेंट पर लगाया गया। अगर जेपी नड्डा अगर 2-3 जिलों की जिम्मेदारी बूथ मैनेजमेंट की कर रहे हैं, या अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जो है अवध के इलाके में कर रहे हैं, तो ये इनकी कमजोरी का प्रतीक है। ये लगता है कि ग्राउंड लेवल पे चीजें बहुत कुछ ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के का गठबंधन हो रहा है, वो पिछली बार का जो माहौल था उसमें निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव लाएगा, ऐसा मुझे लगता है।
लेकिन बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, ठीक है। ये तो मैं फिलहाल अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं और ना ही मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करना। नहीं आशुतोष जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, इससे पहले मैंने ये सवाल अखिलेश से पूछा भी, इससे पहले जो गठबंधन हुए हैं, जो कि 17 और 19 में हुए, अखिलेश यादव ने किए, वो बहुत बड़े बड़े दलों के साथ थे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। इस बार वो बड़े दल छोड़ के, त्याग के, वो छोटे छोटे दलों से, छोटे से मतलब ये नहीं कि वो उनका राजनीतिक वर्चस्व नहीं है, लेकिन जिनका प्रभाव कुछ इलाकों में है लेकिन बहुत है, ऐसे दलों को साथ में ला करके, आपको लगता है ये रणनीति नई है? क्योंकि इससे पहले भी अगर आपको याद हो, कई ऐसी समाजवादी पार्टी की सरकारें जिसमें मुलायम सिंह यादव ने कोalition की सरकार चलाई है, ऐसे ही छोटे दलों के साथ। तो क्या ये मुलायम नीति पे वापस चल पड़े अखिलेश? संकेत, ये मुलायम नीति पर जाने से ज्यादा बेहतर कहना यह होगा कि अमित शाह ने सोशल इंजीनियरिंग की फिलॉसफी 2014 में की थी कि बहुत छोटे छोटे गठबंधनों, छोटी छोटी जातियों के छोटे छोटे संगठनों के साथ जो उन्होंने गठबंधन किया था, जिसमें अखिलेश यादव 2017 में बुरी तरीके से चूक गए थे। अगर आज की तारीख में अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में राजभर के सुहेलदेव पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, केशवदेव मौर्य के महान पार्टी के साथ गठबंधन किया है, कृष्णा पटेल की जो कुर्मी की छोटी पार्टी उसके साथ गठबंधन किया है, बुंदेलखंड में अगर आप आए तो बाबू सिंह कुशवाहा की जो जनाधिकार पार्टी उसके साथ उनकी बातचीत चल रही है, खंगार जाति के लोगों के साथ इनके चल रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो आरएलडी के साथ ये। तो ये जो छोटी छोटी जातियों के जो गठबंधन है, ये हमारे ख्याल से एक एक दो जिलों की गठबंधन है और ये ज्यादा पोटेंट साबित हो पाएंगे, क्योंकि जो छोटी जातियां हैं उनको इस बात। अच्छा, जरा ये सवाल मैं कर्नल दुबे से पूछ लूं। कर्नल दुबे, आप मुझे बताइए कि जो आपका फॉर्मूला था, जो 2014 में आपके लिए काम किया, 2017 में काम किया, संभवतः 2019 में भी काम किया, अब जब वही फॉर्मूला कोई और लगा रहा है, तो आपका विश्लेषण ये क्यों है कि वो उनके लिए काम नहीं करेगा? क्योंकि ये सारे वो दल हैं जो कि आपसे छिटक करके अब विपक्ष में जा रहे हैं, आपके खिलाफ जा रहे हैं। संकेत जी, आपको याद होगा एक बार बहस चल रही थी संसद में, तो उसमें आदरणीय अटल जी ने कहा था एक बात कि हम राजनीति करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लोकतंत्र में हम लोगों को जोड़ेंगे भी, लेकिन हम अवसरवादिता के खातिर उनकी खरीद पुख्त करनी पड़ी तो हम चिमटे से भी उसको छूना नहीं चाहेंगे। आप करिए, किसी को दिक्कत नहीं है, पूरे लोकतंत्र में एक दूसरे के साथ मेलजोल होकर के होता है, लेकिन वो होते कौन से लोग हैं? वो लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के पूरा न होने के बाद घायल होकर के जब जुड़ते हैं और एक मिशन की तरफ चलते हैं जहां पर उनको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ उनका स्वार्थ होता है। आप बताइए इतिहास क्या रहा है जयंत जी? नहीं, ये इशारा किसकी तरफ है कर्नल दुबे? इतिहास रहा है कर्नल दुबे, ये बताइए, ये स्पष्ट कीजिए, ये इशारा किसकी तरफ है? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, इसे गोलमोल बात नहीं, आप सीधे सीधे बताइए, आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? मैं सीधा बता, क्या आप एसबीएसपी के नेता? ये सर बात को पूरी हो जाने दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपसे। जहां पर आप खड़े हैं ये उन्हीं को इशारा है, क्योंकि उन्हीं के खानदान में ये चलता रहा है 89 से सब कुछ आंखों देखा है। एक घर, एक मंत्रालय, बाकी कोई भी पार्टी हो, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और ये लगातार होता चला है जब तक कि भाजपा की सरकार नहीं आई और वो एक बंगला छोड़ना नहीं पड़ा। यदि आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि लाल बत्ती नहीं, तो एक सेकंड में राजीव राय जी के पास आना चाहता हूं। राजीव जी, ये वो लोग हैं जो कर्नल दुबे का तर्क है, कर्नल दुबे एक काबिलियत का हंगामा करते हैं। दूसरी तरफ से भी हम बात सुन लें, कर्नल दुबे दूसरी तरफ से भी बात सुन लें। आपने अपनी बात कह ली, राजीव राय, कर्नल दुबे ने, आपने देखा क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन हमारे पास थे वो गठबंधन थे जब दिल जुड़े, ये गठबंधन है कि दिल टूट करके जो आए हुए हैं, क्योंकि शायद कोई अवसर नहीं मिला, तो अब इस तरफ आपदा में एक अवसर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? बीच वाला कि अपनी याद को और ताजा कर। पहली बात, आदरणीय दयाशंकर दुबे जी, ये अटल और अडवाणी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा। मैं बहुत बड़ा समर्थक था अटल जी का, राजनीतिक सोच कहीं कुछ और भी हो, लेकिन जो मोदी और शाह की जोड़ी ने देश की राजनीति को गर्द में पहुंचाया, उसकी तुलना मत करिए। पहली बात, आप बोल रहे हैं जो दूसरे के यहाँ से ठगा जाता है, जो भी आपके पास थे सबको आपने झूठे वादे किए थे, सबको ठगने का काम किया। स्वार्थ पूरी बात नहीं है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी को आपने मंत्री बनाया था, वो ठोकर मार के आ गए, क्योंकि उनको पता था कि आपकी नीयत में खोट है। आपकी काली टोपी जो ना ऊपर से नीचे तक आपको काला कर रखा है आपकी राजनीति में। जिसकी जो हमारे पास आ रहे हैं सबको आपने ठगा है, और वो पहले किसी और के पास थे। जब किसी और के पास से आप लाए
तो बहुत अच्छे थे, और फिर आप उसके ठगने पर आपसे धोखा खाकर अगर वापस चले जाएं तो बहुत बुरे हो गए। ये उन समाज के लोग याद कर रहे हैं कि आप कैसे उनके प्रति बातें करते हैं। आप जो ये पेपर लीक करा रहे हैं ना, जो पेपर बेच रहे हैं, आपकी नीयत में इतने छेद हैं कि कब कौन सा पेपर कहां से लीक हो जाए, उसमें हर समाज के बच्चे जा रहे हैं। और आप तो आर्मी के रहे होंगे, आपके अगल बगल भी लोग आते होंगे, मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी आना चाहता हूं। देखिए आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आखिरी सवाल जी। आपको लगता है कि जो बात ये कही जा रही थी 2014, 17 और 19 में कि बहुत हद तक पुरानी सरकारों से परेशान लोग अपनी जगह थे, लेकिन बीजेपी ने जातीय समीकरण, कास्ट कैलकुलेशन, वो बड़ा जबरदस्त किया। जैसे आप भी कह रहे थे, छोटी छोटी जातियों को और छोटी छोटी पार्टियों के नेताओं को जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, उनको अपने साथ जोड़ा और इस वजह से वो चुनाव जीत पाए। आपको लगता है कि ऐसे दलों का छिटकना ये बीजेपी के लिए एक नर्वसनेस है? इसीलिए अगर आप देखें तो एकदम से मथुरा का जिक्र होना शुरू हो गया या पलायन का जिक्र होना शुरू हो गया। देखिए संकेत, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार छोटी छोटी जातियों के साथ गठबंधन नहीं किया है। अगर आपको याद होगा तो पिछले दिनों इन्होंने 7 बहुत छोटी छोटी जातियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश की है, जिसमें भारतीय मानव समाज पार्टी है, शोषित समाज पार्टी है, भारतीय समता समाज पार्टी है, मानव हित पार्टी है, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी है, मुशहर आंदोलन मंच है और भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी। जब इनको यह लगा कि सुहेलदेव इनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, यानी राजभरों का वोट जो है वो पूर्वांचल में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने राजभर वोटों को अपनी तरफ लाने के लिए 2 छोटी पार्टियों के साथ किया, जो राजभर की पार्टियां हैं, शोषित समाज पार्टी और उसके साथ साथ भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि ये छोटे छोटे जो दल हैं, जो एक एक जातियों के हैं, इनको अपने साथ रखना जो है बहुत बहुत जरूरी काम है। देखिए, एक चीज महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जो है वो जीतती हुई पार्टी का दामन छोड़कर हारती हुई पार्टी के साथ नहीं जाता। अगर सुहेलदेव अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के अगर वो जा रहे हैं, या आरएलडी के जयंत चौधरी अगर हाथ छोड़ के अगर अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं, तो कुछ सोच के जा रहे होंगे। वो ये सोच के जा रहे होंगे कि इसके साथ मिलाने से हो सकता है उनको राजनीतिक फायदा हो और हो सकता है उनको जीत हासिल हो। तो कोई ये कहे कि वो छोड़ के चले गए हैं तो इसलिए क्योंकि वो हारी हुई बाजी तो कोई नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जरूर ये कोशिश कर रही है कि जो नुनिया जाति है, मुसहर जाति है, प्रजापति समाज है, संजय निषाद की जो पार्टी है, अनुप्रिया पटेल जो कुर्मी जाति है या सोनकर जाति है, और वाल्मीकि जाति, इन सबों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए इनके बहुत छोटे छोटे दलों के साथ भी अपना गठबंधन करने की कोशिश कर रही। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे रह रही है। हाँ, अखिलेश यादव ने पिछले बार से सबक सीखकर इनकी तुलना में ज्यादा बेहतर गठबंधन करने की कोशिश की। अब ये देखना ये होगा कि इस बार का सीखा हुआ सबक कारगर सिद्ध होगा या नहीं, या फिर कुछ ऐसा होगा कि जनता को भारतीय जनता पार्टी मना ले जाएगी। क्योंकि आप इसको साइन ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को आप उतार दें बूथ लेवल मैनेजमेंट के लिए, लेकिन ये एक गंभीरता का प्रतीक की तरह भी देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह सकती है कि हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं, सारे दाव खेलने को तैयार। तो कौन जनता को मना पाएगा, अभी भी कुछ महीने बाकी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज हम अपने दर्शकों को बताते चलें, और वो ये है कि केंद्र सरकार ने किसानों को एक पत्र भेजा है, और ये जानकारी अभी अभी आई है, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने दी है, कि सरकार एमएसपी पर एक कमेटी बनाएगी, यानी कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर एक कमेटी बनाएगी। आंदोलन में हुए सारे मुकदमे वापस होंगे, पराली जलाने पर मुकदमे नहीं होंगे। किसान सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और किसान आंदोलन वापसी पर फैसला ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी अभी किसानों की तरफ से आ रही है कि सरकारों ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है और लगभग वो सारी मांगे जो किसानों ने रखी थी सामने, उनको मान लिया है। लेकिन एक बात जो यूपी के किसान बोल रहे थे कि अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा हो, क्योंकि उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने किसानों पर जीप चढ़ाई, अब तक उस पर कोई भी आगे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है। किसान जो नेता हैं वो भी आपस में एकजुट हैं इस बात पर, वो भी देखने बनेगा। तो अभी किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही है, जिसमें पता चल सकता है, फैसला हो सकता है संभवतः कि किसान आंदोलन अब बंद किया जाए। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन हो सकता है कि अब खत्म हो जाए या बंद हो जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद।
तो आपको एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर बताते हैं। वो खबर ये है कि केंद्र सरकार से किसानों को पत्र भेजा गया है, यानी कि किसानों ने पत्र भेजा है। सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाएगी, ऐसा बात उसमें बताई जा रही है। आंदोलन में हुए सारे मुकदमे वापस होंगे, पराली जलाने पर मुकदमे नहीं होंगे। किसान सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और किसान आंदोलन वापसी पर फैसला ले सकते हैं। सौरभ शुक्ला अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जरा विस्तार में आप बताएं कि अभी जो बैठक हो रही है उसमें क्या निकल करके आ रहा है, क्या जानकारी है कि किस किस किस्म का पत्र है जो अभी किसान उस पर मंथन कर रहे हैं? देखिए, 5 बिंदु का एक प्रस्ताव संकेत सरकार से किसानों को मिला है। किसानों की पहली मांग थी संकेत की एमएसपी की गारंटी की जाए, तो सरकार ने उस पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस पर सरकार एक कमेटी बनाएगी जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी होंगे, किसान संगठन से भी उसमें लोग बुलाए जाएंगे, वो भी मेंबर होंगे इस कमेटी के, और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होंगे। तो एक कमेटी बनाने का फैसला किया है सरकार ने, जहां तक बात है एमएसपी की गारंटी की जो मांग है किसानों की। दूसरा पॉइंट है कि जो आंदोलन के वक्त केसेस हुए हैं यूपी और हरियाणा में, उसको वापस करने के लिए दोनों सरकारों ने पूरी तरीके से सहमति दे दी है। यानी जो किसानों पर मुकदमे हुए हरियाणा और यूपी में, वो सरकार वापस लेगी। इसको लेकर के सरकार तैयार हो जाएंगे, लेकिन इस पर बाद में आएंगे। तीसरा बिंदु बता देता हूं, उस पर किसान सरकार ने बोला है कि जो दिल्ली क्षेत्र में भी जो मुकदमे हुए हैं उस पर भी सरकार वापस देने की बात कर सकती है। जो 26 जनवरी वाले केसेस थे जिसमें लिखा हुआ है किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार संबंधित विभाग संघ प्रदेश क्षेत्र यानी दिल्ली में जो हुए हैं उन केसेस को भी सरकार वापस लेने की सहमति बनी, जो 26 जनवरी को हुई थी, जिसमें लाल किला में जाकर के कुछ झंडे धार्मिक लहराने की बात थी। तो उस पर भी जो मुकदमे हैं वो वापस देने पर सरकार तैयार है। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। चौथा जो है, सरकार मुआवजे, किसानों की मांग थी संकेत की जो मुआवजा है, कि जो पंजाब सरकार ने तो अनाउंस कर रखा है कि 5 लाख रुपए मुआवजा देगी सरकार। ये इनका कहना है कि मुआवजा जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार भी देने को तैयार है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार सैद्धांतिक रूप से मुआवजा देने के लिए तैयार हो गई है, तो सरकार ये भी मानने को तैयार है। एक जो समस्या थी वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर की थी, उस पर भी सरकार ने कहा है कि संसद में पेश करने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स के मत लिए जाएंगे। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उस पर सरकार किसानों से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके, आम राय बना करके, सहमति बना करके वो जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको टेबल करेगी। और एक मुद्दा जो था पराली जलाने को लेकर के, जिन किसानों पर मुकदमे हुए हैं पराली जलाने को लेकर के, उन पर जो फाइन लगाया गया है वो फाइन वापस लिया जाएगा और मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अब ये 5 बिंदु हैं। संकेत, समस्या क्या है? किसान अब कंसेंसस किस बात पर बना रहे हैं? ज्यादातर किसान संगठन है वो इस बात के लिए तैयार हैं कि जो 5 बिंदु या प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, इसको मान लिया जाए और आंदोलन वापस ले लिया जाए। लेकिन जो हरियाणा के किसान हैं, इसमें जो बिंदु है जिसमें कहा है कि जैसे ही किसान संगठन आंदोलन वापस लेने की घोषणा करेंगे वैसे ही ये केस मुकदमे वापस हो जाएंगे। हरियाणा के किसान संगठन कह रहे हैं कि देखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं आंदोलन वापस लेने के लिए, लेकिन पहले आप केस वापसी लीजिए, उसके बाद हम आंदोलन वापस लेंगे। और हरियाणा के किसान ऐसा इसलिए कह रहे हैं संकेत, क्योंकि हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था, उसमें किसान जाटों पर या कुछ लोगों पर मुकदमे हुए थे, वो मुकदमे वापस नहीं हुए। तो उनका कहना है कि हमने वो सबक लिया था, सरकार कहती तो कुछ है लेकिन अपना ये आंदोलन वापस होने जाने के बाद वो करती नहीं है। तो अभी इसी को लेकर चर्चा हो रही है, आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, 4 तारीख को अमित शाह ने फोन भी किया था इन किसानों को, युद्धवीर सिंह और बलबीर सिंह राजेवाल से बात भी की थी और कहा था कि तीनों कृषि कानून रद्द किए गए हैं, सरकार दूसरे मुद्दों पर बातचीत करना चाहती है, सहमति बना रही है, अब कुछ चलें, आप कुछ चलिए। अब सौरभ, ये देखना कमेटी होगा, बनाई थी किसान संगठनों ने। जी, अब ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये देखना होगा कि किसान समन्वय आपस में बना पाएंगे या नहीं, और आंदोलन आज के आज खत्म होगा या आगे एक डेट तय की जाएगी किसान आंदोलन खत्म करने की, और इसका चुनावी परिणाम क्या होगा। देखिए, वो एक एस्पेक्ट है जिसको तो आप भुला ही नहीं सकते कि 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका चुनावी प्रभाव तत्काल रूप से दिखेगा, पंजाब और यूपी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा समाजवादी पार्टी को लेकर के, उनका क्या कहना था लाल टोपी और लाल बत्ती के बारे में। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है।
ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। एक बार ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने किसानों पर क्या कहा। याद कीजिए, उन्होंने वादा किया था कि वो मृत किसानों की लिस्ट संसद के पटल में रखेंगे, तो आज उन्होंने क्या बोला, आइए सुनते हैं। पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। यह लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं। तो ये नाम यहां हैं, और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद।